हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और पिछले चैप्टर में देखा था हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में जो है देखा हमने कि क्या होता है पीसीआर, क्या होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। तो बेसिक फंडामेंटल हमने क्लियर किए। आज हम बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन जो है वो कैसे होता है। तो मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां पर हम बात करेंगे कि जैव तकनीकी का हम अपनी रूटीन लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका उपयोग है, उस पर हम फोकस करेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए तो एक काम करते हैं हम कि पहले तो कुछ चीजें हम रिकॉल कर लेते हैं जो ऑलरेडी आपको बताया गया। बेटा मैंने आपसे कहा है कि की नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो हम ऑलरेडी बेटा जो है वो कुछ चीजें हम एकदम क्लियर कर चुके। जैसे कि हमने कहा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वेक्टर डीएनए का मतलब क्या है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, पीवीआर 322 क्या होता है, कि सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, टेक पॉलीमरेज किससे मिलता है और क्या होता है। तो बहुत सारे हमने जो है वो छोटी छोटी चीजों को बेटा हम कवर करते हुए चले, जहां से हमने देखा कि हर जगह पर पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए प्लीज वी फोकस एंड एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़िए। और जो है देखो कुछ मैंने हर बार ये बात बोलना पड़ रही है मुझे कि बेटा डीपीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, बट दे आर ड्राइड फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो प्लीज उनको मिस मत कीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हमको एक हाथ अपना आगे रखना पड़ेगा, हमें एक कदम आगे ही रखना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो एग्जाम में बेहतर करके हम आए। ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज आपकी छूटे ना बेटा। इसलिए प्लीज है फोकस, ध्यान दीजिए और अच्छे से करना बेटा ने, बायोलॉजी में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री के अंदर भी। चलिए तो अब हम बात करेंगे बेटा कि बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो है उसमें जो है वो कौन से 3 मेन एस्पेक्ट यानी हमें यदि हम बोले कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम चाहते क्या है, कि व्हाट वी वांट, यानी क्या हमारी इच्छा है, तो हम कहते हैं कि 3 मेन एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के बेटा। नंबर 1 पहला एस्पेक्ट ये है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। के हम चाहते हैं कि आज हम जो भी केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जिस भी एंजाइम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो और बेहतर हो। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, तो हम चाहते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा जाइमेज कॉम्प्लेक्स बनाएं जो और अधिक अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मतलब जो हमारे प्रेजेंट एंजाइम है उनको हम और इंप्रूव कर सके, या उन जीवों को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे जो भी हम केमिकल प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हम केमिकल उनकी हेल्प से ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उनको हम और इंप्रूव कर सके। तो एक तो फील्ड ये हो गया बेटा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमारे पास मान लीजिए कोई प्रेजेंट एंजाइम प्रेजेंट है, ऑलरेडी एक एंजाइम प्रेजेंट है जो बेहतर काम करता है, तो अब हमको यह जानना है कि हम ऐसी क्या दशाएं और अच्छी प्रोवाइड करें, यानी व्हाट आर दी मीडियम में क्या परिवर्तन करें, कंडीशन में क्या चेंज करें, किस तरह की अवस्थाएं दें कि जो हमारे प्रेजेंट कैटलिस्ट है वो बेहतर काम कर पाए। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग की हेल्प से हम ऐसी अवस्थाओं को क्रिएट करें जिससे कि हमारे कैटलिस्ट बेहतर प्रकार से कर पाए। फिर अब आई बात डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम क्या करें, हम जो है अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या, याद है पिछली क्लास में हमने चाय वाला एग्जांपल लिया था। तो अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ये कि हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पाद है वो और ज्यादा मात्रा में हम निकाल पाए, उसमें से वेस्टेज कम से कम हो, जल्दी से प्यूरिफाई कर सकें उसे, हम उसको लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकें। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, उसमें हम इंप्रूवमेंट करें कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्रूव बनाएं हम जिससे कि हम आसानी से जो है वो प्यूरिफाई कर सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, प्रोटीन को आइसोलेट कर सके, लंबे समय के लिए उसे हम प्रिजर्व कर सके। ये सभी के सभी जो है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के जो है 3 मेन एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी यहां से निकलती है, पर ये 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे यहां पर जो है कि एग्रीकल्चर में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का क्या उपयोग, उस पर हम बात करेंगे कि कृषि क्षेत्र में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए
आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमको भोजन की व्यवस्था करनी है और हमारे लगातार खेतों का साइज छोटा होता जा रहा है। हम शहरीकरण कर रहे हैं, हम नगरों को बसा रहे हैं, लेकिन हम ये बात भूल रहे हैं कि जो शहर होते हैं उन शहर को पालने पोसने के लिए किसान खेतों में काम कर रहे होते हैं। वहां से ही रॉ मटेरियल आता है, वहीं से खाना मिलता है, वहीं से सब कुछ मिलता है हमको, जिससे शहर सस्टेन कर पाते हैं। तो हम यदि खेती की जमीनों को बेचकर जो है वो वहां पर बड़े बड़े मॉल बना लेंगे ना, तो उन मॉल में बिकने के लिए कुछ बचेगा नहीं। मॉल में कुछ तो बेचना पड़ेगा ना, कपड़ा बेचोगे, कॉटन चाहिए पड़ेगा आपको, खाने पीने का सामान बेचोगे तो आपको अनाज चाहिए पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खेती को हमको जो है इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अभी चलो हम सामाजिक मुद्दे पर बात नहीं करते, अभी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने के लिए, यानी कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल में हमारे पास में 3 तरह की अप्रोच होती है। ठीक है, पहला होता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे सामान्य अप्रोच आपको देखने मिलेगा, लगभग हर जगह देखने मिलेगा आपको कि लोग जो है वो बड़े पैमाने पर किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा, मैंने कहा आपसे, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, एनपीके हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, लोग जो है वो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डीडीटी का यूज कर रहे होते हैं, बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज कर रहे होते हैं, गैमेक्सिन का, जो ही बीएससी गैमेक्सिन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बोर्डेड मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल, जो इंसेक्टिसाइड हुए, फंजीसाइड हुए, ठीक है, पेस्टिसाइड हुए, ये केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमारी फसल को डैमेज ना करे, कीड़े ना खा जाएं, फंगस ना लग जाए। खरपतवार को हटाने के लिए वीडीसाइड यूज करते हैं। तो बड़े पैमाने पर हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ये बात अलग है कि फसल का नुकसान कम होता है, लेकिन हमारे अनाज में, हमारी सब्जियों में केमिकल्स आ जाते हैं और ये केमिकल कई सारी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। कहते हैं कि जो है पिछले 2-3 डिकेड के अंदर कोलोन कैंसर के मामले काफी बढ़ गए, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कैंसर के मामले बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे फूड के अंदर बड़ी मात्रा में केमिकल होता है। और आप कोई भी सब्जी ले लें, आप तो पाएंगे कि रिकमेंडेड जो लेवल है उससे अधिक केमिकल जो है हमारी सब्जियों में हमको देखने मिलता है। तो एग्री केमिकल, अब इसका देखो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का कि पॉल्यूशन होता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भी इससे होता है। और ये जो केमिकल होते हैं ये हमारी सेहत में लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इसका बड़ा क्रेज है आजकल कि जो है वो जैव कृषि की जाए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाए, कार्बनिक खेती की जाए। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम कोई भी केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते। खाद के लिए हम जो है गोबर की खाद का, मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं। हम नीम की पत्तियों को पीसकर बनाए गए पाउडर से बनाए गए लिक्विड को हम छिड़कते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड के रूप में हम नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। इसमें टेक्निक में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें केमिकल यूज नहीं करते। इट इज वेरी गुड टेक्निक, लेकिन उत्पादन उतना अधिक नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कीड़े तो इफेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आप देखेंगे बाजार में आपको ऑर्गेनिक सौंफ, यदि हम सिंपल सौंफ की बात करें, हमारे घर में फाइनल या सौंफ की बात करें, सिंपल सौंफ या सिंपल जीरा जो घर में मिलता है, नॉर्मल का दाम होगा कम, ऑर्गेनिक वाले का दाम होगा ज्यादा। क्योंकि बात इतनी सी कि 1 हेक्टेयर में जितना, 1 हेक्टेयर जमीन में जितना उत्पादन नॉर्मल हो रहा है उससे आधा ही हो रहा है ऑर्गेनिक के अंदर। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है, भले ही दाम अधिक मिले, उसका वैल्यू अधिक होता है उसका, लेकिन बात इतनी सी कि अब फिर हम रिक्वायरमेंट कैसी पूरी करेंगे? यदि हम सब ऑर्गेनिक पे कर दिए तो भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो तरीका यह निकाला गया कि अब एक काम करते हैं, हम जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को पर फोकस करते हैं। इसका फायदा यह होगा कि एक तो आपको केमिकल्स नहीं देने पड़ेंगे, दूसरा आपका प्रोडक्शन कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब आप अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को आप मेंटेन कर पाएंगे आप। ठीक है, वो भी ऊपर रहेगा और आपको केमिकल जो है वो यूज नहीं करने पड़ेंगे इसके। तो इससे फायदा हो गया, पॉल्यूशन भी नहीं हुआ इससे, और हमारी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो गई। तो ये होता है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आप बोलोगे सर क्या हम कोई ऐसी चीज खाते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की गई हो? याद रखिएगा बेटा, आप देखेंगे बाजार में आपको 2 तरह का टमाटर मिलेगा। एक मिलेगा आपको देसी टमाटर, देसी टमाटर जो है पतली स्किन का होगा, जो हमारा जो इंडियन वैरायटी है देसी टमाटर, पतली स्किन का होगा, पतला होगा वो। अब जो मार्केट में टमाटर आप लेके आते हो ना, एकदम गोल, एकदम मोटा सा टमाटर होता है, वो है फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। वो टमाटर की है फ्लेवर सेवर वैरायटी है, लंबे समय तक खराब नहीं होती है,
उसका वॉल जो है वो थिक होता है, ठीक है। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की गई है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार की गई है। हम खाते हैं इसको कि इसमें एक जीन को बंद कर दिया गया है जो कि जो है वो टमाटर की जो वॉल होती है ना, उस वॉल को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है। पैक्टिनेस, पैक्टिनेस जीन को जो है वो यहां पर ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे एक फूड में है, ये है जरूर है कि यहां पर जो है यहां पे हमने जीन का एक्सप्रेशन बंद किया है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग के। कोई नया कैरेक्टर हमने क्या किया, हमने एक फिनोटाइप का एक्सप्रेशन जो वॉल जो टमाटर की जो भित्ती होती है, वॉल जो गला करती थी, पतली हो जाया करती थी, उसको रोक दिया हमने के। ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं हमके। हमने भी अफ्रीका में जो गोल्डन राइस देते हैं हम, जहाँ पे अफ्रीका में यहाँ पे जो है वो भोजन की कमी है, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम जो है वो गोल्डन राइस देते हैं। गोल्डन राइस में क्या किया हमने, चावल में विटामिन ए नहीं होता है तो हमने उसमें बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया है, तो अब गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए भी आ गया उसके अंदर। तो ऐसे कई उपाय हम लोगों ने खोज निकाले, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पर कौन है, ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं कि ये विश्व में हरित क्रांति के जो है वो अग्रदूत कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। और इन्होंने डॉर्फ व्हीट वैरायटी को तैयार किया, इन्होंने बोनी गेहूं की किस्मों का विकास किया इन्होंने, और उन वैरायटी से उन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया। इसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड हम किसको कहते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। फिर इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। ये दोनों चीजें बेटा एनसीईआरटी में नहीं है पर कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो एमएस स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से प्रभावित थे, इन्होंने इंडिया के अंदर ये चीज करके दिखाया, ठीक है। अब हरित क्रांति का मतलब क्या है, हरित क्रांति का मतलब है कि हमें कुछ बदलना है तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी। हरित क्रांति का मतलब है कि हमारे देश को हमें अनाज के लिए, कि हमें किसी और के सामने कटोरा ना फैलाना पड़े, किसी और के सामने जाके हमें अनाज ना मांगना पड़े। इसके लिए हमने अपने देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में अपने आप को जो हमने स्ट्रांगली जो है वो इस्टेब्लिश किया। ये आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि देश जब आजाद हुआ उसके बाद हमारे पास खाद्यान्नों की कमी थी, फूड की कमी थी, और हमको मैक्सिको से गेहूं मंगाना पड़ा। और वो रेड गेहूं था, वहां पे जानवर भी नहीं खाते थे मैक्सिको में वो गेहूं मैक्सिको ने हमको दिया और हमारे यहां लोगों ने वो गेहूं खाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझ गए कि भैया कुछ करना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने उसको और आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, कि भैया जवान भी इंपॉर्टेंट है और किसान भी इंपॉर्टेंट है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, ठीक है। आप समझ लीजिए बात को कि हमारा देश समझ चुका था कि सीमाओं की सुरक्षा करने के अलावा खेती करना भी बहुत जरूरी चीज है। और जो है किसान को के लिए फिर कई सारे कानून बनाए गए, कई सारे उनको रिलीफ मिले, कई सारी मदद उनको दी गई। के तो बात इतनी सी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसने हमारे देश को जो है वो, अब आज हमारे पास इतना अनाज है कि हम इस अनाज को जो दुनिया के कई देशों में भेज सकते हैं। आज इतना अनाज है कि हम जो है भारत में जो है वो कहते हैं कि इंडिया में भी इतना गोडाउन के अंदर हमारे जो गोडाउन हैं उनके एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन उनमें इतना अनाज है कि भारत की जनसंख्या को हम जो है वो हर दिन पूरा 1 साल तक खाना खिला सकते हैं। इतना अनाज भारत के पास में है भंडारों के अंदर, ठीक। 1 साल का रिजर्व रख के चलते हैं हम, 8 महीने 1 साल का रिजर्व होता है, कुछ खराब भी आता है उसमें से, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई को 3 गुना कर दिया गया, ठीक है। और इसमें और लेकिन हालांकि ये भी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए उतना पर्याप्त उस समय नहीं था, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेटा क्या किया गया, इसमें जो है इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज के, इन इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज को कहा गया HYV कहा गया। क्या मतलब है, हाई यील्डिंग वैरायटीज कहा गया। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटीज कहा गया इनको के। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की, भैया ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, खेती में जो है वो ऐसे लाइन से करो, ठीक तरीके से क्रॉपिंग करो, मिट्टी को ठीक से पलटो। बहुत सारे टेक्नोलॉजी के क्या कर सकते हैं, खेती को बचाने के तरीके क्या है, कहां पे फसल को स्टोर करना है, तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया गया। और एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया गया बड़े पैमाने पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक साइड इफेक्ट यही हुआ कि बड़े पैमाने पर हमने कृषि रसायनों का इस्तेमाल किया और वो रसायन जो थे बाद में पॉल्यूशन का कारण भी बन गए वो, ठीक है। However, the farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. आज भी यदि आप किसान से पूछोगे बोलेगा भैया फसल खेती करने में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सबसे महंगा तो खाद मिलता है, खाद के लिए यूरिया के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद जो है वो परमिट से यूरिया मिलता है, बड़ा महंगा मिलता है। कि नॉर्मल खाद ले जाओ, इंसेक्टिसाइड छिड़कने जाओ तो वो भी केमिकल भी महंगे मिलते हैं, ठीक है।
तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग की तुलना में ये जो अपना एग्रोकेमिकल बेस्ड खेती होती है वो बड़ी जो हमारी ट्रेडिशनल खेती की तुलना में जो ये खेती में अधिक पैसा लगता है और इसका साइड इफेक्ट भी मिलता है हमको, ठीक है। तो अब क्या, is there any alternative path that our understanding of genetics can show that farmer may obtain maximum yield of their field? क्या हमारे पास कुछ ऐसा उपाय है कि हमारी जो भी अनुवांशिकी की समझ है उसकी मदद से हम किसानों का खेतों में के अंदर उत्पादन को बढ़ा सकें, हम फर्टिलाइजर और केमिकल के इस्तेमाल को हम कम कर सके जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो, ठीक है। मतलब चाह हम ये रहे हैं कि हमारे पास जो भी साइंस का नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें हम, और हम यील्ड को बढ़ा लें और हम केमिकल्स के इस्तेमाल को हम कम कर लें, ठीक है। अब क्या तरीका है इसका? एक ही तरीका है, इसका तरीका है यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन के, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार की गई फसलें इसका सबसे अच्छा जो है वो उत्तर है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज करोगे तो आपको केमिकल्स भी कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे और आप जो है अधिक से अधिक फसल को उत्पादन भी कर पाएंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि हम जो है मेरी एक कंपनी थी आज के 2016 में मैं एक कंपनी में जुड़ा था। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो रोबोटिक इंजीनियर है, वो रोबोट्स के फील्ड में काम किया उन्होंने। तो वो मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो बोस्टन MIT से उन्होंने जो है वो रोबोटिक इंजीनियरिंग में कोर्स किया हुआ था। तो मुझे वो अपने MBA के दौरान कहीं मुझे मिले वो, तो उन्होंने जो है कहा कि डॉक्टर जितेंद्र अपन एक कंपनी शुरू करते हैं जो रोबोट्स के क्षेत्र में काम करेगी। तो उन्होंने एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया हम लोगों ने, R-Brains इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो R-Brains एक कंपनी थी, उस कंपनी में जो है वो मैंने भी इन्वेस्ट किया उसमें, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया उसमें। उस कंपनी में हम लोगों ने रोबोट्स को लेके आए। तो वो कैसे रोबोट्स थे? मेडिकल हेल्थ केयर रोबोट्स थे वो, ठीक है। आपके हाउस होल्ड वर्क को हेल्प करने वाले रोबोट्स थे उसमें। और उसमें एक रोबोट था एग्रीकल्चर रोबोट। क्या मतलब? वो रोबोट ऐसा था कि आपके खेत में जो है वो एक स्टेशन बन जाएगा उस रोबोट का, और उस रोबोट के ऊपर में जो है 4-5 ड्रोन रहेंगे, उसके ऊपर ड्रोन रहेंगे। और जब उसे पता रहेगा वो आपका कि आपने प्रोग्राम किया हुआ है कि इस समय ये केमिकल छिड़कना है इसमें, तो वो रोबोट के ड्रोन उड़ के जाएंगे और पूरा केमिकल छिड़क के वापस आके चार्ज करेंगे। जो बचा हिस्सा है उसको वो कवर कर लेंगे। खेत का पूरा नक्शा जो है उसके अंदर जो है हमको फीड करना पड़ता था, कहां कौन सी फसल लगी वो भी फीड करना पड़ता था। उसके बाद वो तय कर लेता था कि कहां पे मुझे केमिकल छिड़कना है, कहां पे बाजू वाले खेत है वहां मुझे नहीं जाना। खुद चार्ज कर लेगा, खुद छिड़क के जाएगा। फिर एक बड़ा सा कंटेनर, रेलवे का कंटेनर होते हैं ऐसे, कंटेनर वाला एक कंटेनर रोबोट था जो हम लोग कोरिया से जो है मंगाने वाले थे। तो वो रोबोट में क्या था, उसमें ये था कि टमाटर के बीज, भिंडी के बीज सब उसके अंदर रख दो आप रोबोट में, रोबोट अपने आप प्लांट करता चलेगा और पूरा का पूरा जो है वो पूरा मीडियम मैनेज करेगा और सीधा फसल निकलेगा। बोलेगा भैया 2 महीना हो गया, फसल निकाल लो बाहर अपनी। ये रोबोट भी आ गए मार्केट में। हालांकि बाद में चूंकि उस कंपनी में काम बहुत था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है वो काफी काम था उसके अंदर, और उतना काम में मैं एज बीइंग ए प्रैक्टिशनर, बीइंग फिजिशियन एंड फिर मैं पढ़ाने लगा था, तो उतना काम मैं मैनेज नहीं कर पाया। स्टिल आई एम द इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। लेकिन वो कंपनी का पूरा जो है वो ऑपरेशन वही संभालते हैं। नाउ द अहमदाबाद इज द हेडक्वार्टर। खैर वो एक अलग मुद्दा है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कंपनी। आई एम क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि समय बदल रहा है, तकनीकें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी पूरी बदल रही है बेटा के। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करें ताकि हम इन समस्याओं से निपट सकें के। अब क्या मतलब होता है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का? मतलब क्या होता है? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल जिनमें आपने जीन को अल्टर कर दिया है, आपने जीन में मैनिपुलेशन कर दिया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यदि आपने कोई बाहर का जीन लाके डाल दिया है तो यहां पर आप एक टर्म और इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने कोई अनरिलेटेड जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप क्रॉप को बोलेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलेंगे, इसको आप ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि उसी क्रॉप का जीन आपने ऑफ कर दिया है तो भी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएगा, पर ट्रांसजेनिक नहीं बोल पाएंगे उसको। ट्रांसजेनिक में क्या होता है? ट्रांसजीन, बाहर का जीन जो आपने वहां इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, मामूली सा फर्क है पर समझिएगा इस बात को कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में वो सब शामिल होगा जिसमें आपने जीन के लेवल पे छेड़छाड़ किया, आपने जीन को ऑफ कर दिया, मोर एक्टिव कर दिया, एक्स्ट्रा जीन डाल दिया उसी का आपने कॉपी बना के, या आपने बाहर का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने जब बाहर का कोई जीन आपने इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए आपने बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाल दिया तो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पर आपने फ्लेवर से टोमेटो वैरायटी में क्या किया? आपने एक जीन को ऑफ कर दिया आपने,
दैट इज नॉट ट्रांसजेनिक, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब क्या एडवांटेज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के, क्या हमको एडवांटेज यहां पर हमको देखने मिलते हैं? तो पहला एडवांटेज ये कि क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ये क्रॉप जो होती हैं वे आसानी से अधिक ठंड में खराब नहीं होती हैं, सूखे में जल्दी खराब नहीं होती हैं, अधिक सॉल्ट है वहां भी सर्वाइव कराती हैं, हीट भी टॉलरेट कर लेती हैं। मतलब इन क्रॉप को हम जीन्स में मैनिपुलेशन करके इनको हम इस प्रकार तैयार करते हैं कि ऐसी फसलें जो होती हैं वो सूखे स्थानों में उग सकती हैं, ठंडे स्थानों में उग सकती हैं, सॉल्ट एरिया में उग सकती है, अधिक गर्म स्थानों में भी उग सकती है, ठीक है। फिर रिड्यूसेस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब अब हमको केमिकल पेस्टिसाइड नहीं देने पड़ते हैं क्योंकि हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार करते हैं। हम फसलों के अंदर ऐसे जीन डाल देते हैं कि वो क्रॉप के अंदर ऑटोमेटिक केमिकल बनता है, जिस केमिकल के चलते उस पर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते हैं। इंसेक्ट अटैक करेगा तो इंसेक्ट मर जाएगा उसमें। तो कहने का मतलब हमने फसल को ही हमने प्लांट को ही इंपावर कर दिया कि तुम अपना बचाव खुद कर सको, ठीक है। फिर हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, के फसल में हम ऐसे परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार के हम उसमें चेंजेस करते हैं कि उसके सीड इतने अधिक सक्षम होते हैं कि फसल के लेने के बाद जो है उसका लॉस कम से कम होता है, यानी जो सीड का सड़न हुआ वाइबिलिटी पीरियड भी उसका बढ़ जाता है। देन इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं उनका वो बेस्ट पॉसिबल यूज करते हैं, मोर इफिशिएंटली यूज करते हैं, इसलिए फसल को बार बार खाद देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। फिर आप न्यूट्रिशन वैल्यू को आप इनहांस कर सकते हो, जैसे गोल्डन राइस की बात की मैंने कि विटामिन ए को हमने राइस में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो विटामिन ए एनरिच राइस क्या है, गोल्डन राइस है, जिसका अफ्रीका में हमने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो है फाओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करता है कि यूएन की हेल्प से ये चावल जो है वो अफ्रीकन देशों में भेजा जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू दीज यूजेस, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड organism has been used to create tailor-made plant to supply alternative resources to industry। अब आपकी मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें कि पेपर बनता है, आपकी एक फैक्ट्री उसमें जो है वो पेपर बनता है, जिसमें कि जो क्या इसमें कि जो है वो आपका जो है वो पेपर्स बनते हैं। तो आपने बोला भैया हमको ऐसा प्लांट, हमको कागज बनाना है, कागज बनाने के लिए पेड़ काटेंगे तो पाप लगेगा। भैया देखो पेड़ काटा है, इतना पेड़ काटा है तो आज ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं हम सब लोग, ठीक है। हालांकि कोरोना वायरस चलते ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बॉडी में प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कम हो गया आसपास में, लेकिन मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली हमेशा बोलेंगे कि हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आपने बोला भैया पेड़ कटा हुआ, पेड़ तो हमारा नहीं चल पाएगा, पेड़ जो बड़े ट्री काट के लाएंगे, सरकार भी गुस्सा करेगी, लोग भी गुस्सा करेंगे। मैं कह रहा हूं यदि आम आदमी पेड़ कटता देखे और गुस्से से बोले ना कि कैसे पेड़ काट रहे हो, ये 10 लोग इकट्ठा होकर बोलेंगे तो कोई पेड़ नहीं काट पाएगा। हमारी जनसंख्या इतने सारे लोग हैं, यदि हम सोच रहे ना कुछ करना है तो फिर हम कर गुजरेंगे उसको। तो बात इतनी सी है कि अब आपने बोला भैया मेरी पेपर की इंडस्ट्री है, मुझे कुछ ऐसी घास प्रोवाइड करो, ग्रास प्रोवाइड करो जिससे मैं पेपर बना सकूं, पल्प बना सकूं। तो अब क्या हुआ, अब हमने कोई जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया, हमने ऐसी घास की वैरायटी तैयार की जो जल्द 3-4 महीने में उग जाती है, काटो उसको, काटने के बाद आपको दे दो और आप उससे पेपर बना सकते हैं। ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी इंडस्ट्री को क्या चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने प्लांट को तैयार कर दिया और आपको प्रोवाइड कर दिया। कितना मजे की बात है। इसी तरीके से फ्यूल के लिए कि भाई हमको जो है बायोडीजल तैयार करना है, तो हम चाह रहे हैं ऐसे सीड चाह रहे हैं जिसमें कि हाइड्रोकार्बन, हाई मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन ही तो पेट्रोल है। व्हाट इज पेट्रोल, यानी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन है, ये हमको मिल रहे हैं प्लांट सीड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। हमने सीड तोड़ा और पीस के रस निकाल के डाल दिया गाड़ी के अंदर हमने, बायोडीजल। हो सकता है आने वाले समय में इतना अच्छे व्हीकल बन जाए कि अपने घर के बाजू में खेत में आप जो है, हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे वाहन बन जाए कि अपने घर के बाजू में एक खेत में आप जो है जमीन में आप ना कुछ पौधे उगा लो जो टिंग जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, उनमें से आप फल को तोड़ो, फल में से सीड को निकालो और मिक्सी में बुर्र किया और निकाला रस और कार में डाल दिया और कार जो है वो उसने छान छून के निकाल लिया कार ने कि हाँ मिल गया डीजल मेरे को, 25-50 किलोमीटर चल जाऊंगी मैं। अब कार में लिखा आ गया कि 50 किलोमीटर का तुमने जूस डाल दिया है, तुम भी जूस पियो और हमें भी जूस पिलाओ। क्या भरोसा। आज सुनने में अजीब लग रहा है पर दैट में भी पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है, हो सकता है बिल्कुल। आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको जो भी केमिकल आप डालेंगे वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मोर प्यूरिफाइड फॉर्म होना चाहिए, वो कर सकते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि आज हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से टेलर मेड का मतलब जो तुमको चाहिए वो हम करके देंगे, वो चीज हम करते हैं। ऐसी फार्मास्यूटिकल की बात करें तो आपने बोला कि हमारे डॉक्टर साहब बोले हमको कि मलेरिया हो गया है, मलेरिया की गोली खाना है दूध से। गांव के अंदर, शहरों में कोई नहीं पूछता। मुंबई में मुझे इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं अभी फिलहाल, कि मुंबई में कोई मरीज मेरे पास आया हो, उसने पूछा, जिससे मैंने दवा लिखी, ये गोली सुबह, ये शाम, ये खाना। डॉक्टर साहब दूध से खानी लेनी है कि पानी से लेनी है? ये क्वेश्चन मुंबई में किसी ने नहीं किया आज तक मेरे से। लेकिन जब मैं गांव जाता हूं, कहीं जाता हूं और वहां जाके मेरे को कोई रिलेटिव आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, किसने कहा ये समस्या है, अपन ने 4 दवा लिखी, तो पहला क्वेश्चन देता है दूध से लेनी है कि पानी से लेनी है? अब दूध से कोई दवा लेता है, लेकिन लेते हैं गांव में लोग। गांव का डॉक्टर भी लिखता है। गांव का डॉक्टर पर्चे पे क्या लिखता है? जो गांव में जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर है ना, वो बहुत समझदार है। वो उन्हें पता है कि कैसे दवा लिखनी है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं उसमें मलेरिया की गोली के लराइगो 500 जो भी उन्होंने मलेरिया की गोली लिखा और कहा भैया ये खाना 2 गोली सुबह एक बार में खाना, फिर शाम को दे। कैसे लेना है? दूध से गोली खाना। मलेरिया का गोली दूध से खिला रहे हैं, क्यों? उन्हें मालूम है कि ये इसका खाने का मन करेगा नहीं, ये खाना खाएगा नहीं ठीक से। जब खाना ठीक से नहीं खाएगा तो इन्फेक्शन से लड़ने में दिक्कत होगी, तो इसने बोला दूध से गोली खाना है। तो गोली 3-4 गोली खाएगा दूध से, तो आधा गिलास दूध पेट के अंदर जाएगा। दूध पचने में टाइम भी लेता है, गोली का जो एसिडिटी गैस्ट्राइटिस है वो भी कम होगा, और दूध जो होता है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। देखो कितना दिमाग लगाया। तो आपने कहा भैया ऐसा है, गांव में रहते हैं डॉक्टर साहब, हम दूध से गोली तो खा लेंगे, पर गोली खाना का मन नहीं कर रहा है हमको एक काम करो, मलेरिया वाला दूध दे दो लाके। तो आपने पर्चे पे लिखा टिनिंग टिनिंग, ये वाला दूध यहां मिलता है, मलेरिया का 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, 1 गिलास रात को पी लेना, और 3 दिन तक दूध पीना है, उसके बाद चौथे दिन दूध बंद कर देना है। ये मलेरिया स्पेसिफिक दूध है ये। आपने कहा साहब डॉक्टर साहब बहुत खांसी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा ये शहद है, ये मेडिकेटेड एंटीवायरल वाला शहद है, इसको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पियो, ठीक हो जाओगे। मतलब फूड प्रोडक्ट के अंदर, खाने के अंदर दवाएं भर भर के आने लगेंगी। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पर काम भी कर रही है। आप सोचिए, जो बातों को आप आज सुन के सोच रहे हैं, हंस रहे हैं कि सर क्या पॉसिबल है, ये कल्पना है, सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतनी बातें बोलते हैं, एक बात सर ने और टिका दी हमको, ये तो ऐसा नहीं है बेटा। ये सब चीजें सच्चाई बन रही हैं, बन सकती हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट मेट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। अब देखिए, हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, जिनमें कि कोई इंसेक्ट अटैक ना कर पाए। इंसेक्ट अटैक करेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा, खुद ही जो है वो खत्म हो जाएगा, वो तो कीड़े खाएंगे नहीं उसको के। इसके लिए आप देखो, इसका सबसे ये यहां से क्वेश्चन आने वाला है, मैं लिख लो बेटा यहां पे, ये एक एमसीक्यू है जो 2021 में आने वाला है। इस पोर्शन से एक एमसीक्यू 2021 में आने वाला है, नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, बीटी टॉक्सिन चूंकि बैसिलस थुरेंजेंसिस बैक्टीरिया से मिलता है, बैसिलस थुरेंजेंसिस बैक्टीरिया से मिलता है, तो बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरेंजेंसिस। ठीक है, तो बैसिलस थुरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया है बेटा, इससे मिलता है। ये रॉड शेप का बैक्टीरिया, दिस इज ए रॉड शेप बैक्टीरिया। ये कैसा है बेटा? ये एक जो है वो रॉड शेप, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, बैसिलस थुरेंजेंसिस। बीटी टॉक्सिन जीन has been cloned from bacteria and been expressed in। क्या किया हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के स्पोर, ध्यान से बात सुन के, ये पुराना नॉलेज है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। इस बैक्टीरिया के स्पोर को लिया हमने, स्पोर को हमने प्लांट पे छिड़क दिया, तो हमने देखा इंसेक्ट मर जाते हैं। जो इल्लियां होती हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, वो सब चीजें जो है वो खत्म हो जाती है यदि हम जो है इसको जो है इस बैक्टीरिया के स्पोर को छिड़क दें। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि क्या बज रहा है भाई ये? ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या कहां संगीत चालू हो गया है। ये ऑटोमेटिक ही काम, मतलब फ्लाइट मोड पर होने के बावजूद जो है वो फोन अपने आप बज रहा है भाई। अब क्या है, मतलब क्या एप्पल ने क्या वो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं कि बातें भी सुनते हैं क्या? पता चला कोई लेक्चर सुन के डायरेक्ट कहीं और चला जा रहा है लेक्चर यहां से। ठीक है, तो खैर
कहने का मतलब ये है बेटा कि कहां थे हम लोग यार, है ना। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था बेटा कि ये जो हमने पता लगाया कि स्पोर को, इस बैक्टीरिया के स्पोर को छिड़क देने पर जो है वो क्या होता है कि फसलें जो होती हैं वो उन पर कीड़े अटैक नहीं कर पाते। तो हमने कहा कुछ ना कुछ बैक्टीरिया में, तो इस बैक्टीरिया के अंदर पता लगाया हमने क्या जीन है, इसके पास होता है क्राइजीन, इसके पास होता है क्राइजीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रिस्टल प्रोटीन, जो कि क्रिस्टल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्रिस्टल प्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटॉक्सिन के रूप में पाए जाते हैं अंदर इसके। जैसे ये कोई कीड़ा इसको खाता है, इस प्रोटीन को खाता है कोई कीड़ा, तो ये प्रोटीन जो है उसकी इंटेस्टाइन में जाकर एल्कलाइन मीडियम में, क्षारकीय माध्यम में जाकर एक्टिवेट आते हैं ये, और ये उसकी इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं, तो इंसेक्ट मर जाता है, ये खतरा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, क्राइजीन है इस बैक्टीरिया के पास में, इसलिए ये क्रिस्टल प्रोटीन को बना रहा है, इस क्राइजीन को निकालते हैं, प्लांट में लगाए थे, यहां से निकाला यहां लगा दिया, प्लांट बैक्टीरिया से निकाला क्राइजीन को, प्लांट में लगा दिया। अब प्लांट के अंदर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल इन नेचर, एक्सप्रेस करेगा, तो प्लांट के अंदर भी प्रोटीन बनने लगा। जब कोई इंसेक्ट ने उस प्लांट को थोड़ा खाया, उसकी बॉडी में गया, वो आई खाने में क्या आ गया, खाने में आ गया क्रिस्टल प्रोटीन, इंटेस्टाइन में छेद करेगा, पोर कर देगा मिडगट में, खत्म। तो फिर फसल को डैमेज नहीं हो पाएगा। देखिए क्या लिखा है, अब समझते हैं फंडा क्या लिखा है आंसर। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हमने बीटी टॉक्सिन का जीन निकाला, क्लोनिंग किया इसको हमने, और प्लांट में इसको डाला हमने, ताकि प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन सके, बगैर इंसेक्टिसाइड के प्लांट अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन, कॉटन में डालोगे बीटी कॉटन, बीटी बोले तो बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस का जीन प्रेजेंट है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन, ये सब हमने तैयार कर चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं, चलो बीटी कॉटन की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉटन को सबसे अधिक डैमेज करता है कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म तकरीबन 50% तक फसल को ये डैमेज करता है, मैक्सिमम तकरीबन 50%, यानी आधी कपास की फसल जो है वो ये खा जाता है कीड़ा, ठीक है, छेद कर देगा, खराब कर देगा। तो जो तो ऐसा यदि फाइबर बेहतर नहीं मिलेगा तो कैसे कपास बिकेगा वो, ठीक है। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन्स, याद रखना बेटा ये कैटेगरी, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, कोलेप्टेरन्स, बीटल्स एंड डायप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है, डायप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो के। तो क्या बोला बेटा मैंने कि बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस के कुछ स्ट्रेन जो है उनमें ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कुछ इंसेक्ट को मारते हैं, जैसे कि लेपिडोप्टेरन, ठीक है, कोलेप्टेरन, चलो ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, कोलेप्टेरन, ठीक है, एंड डायप्टेरन्स बेटा, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या करते हैं, ये जो है वो इन इंसेक्ट को ये मारते हैं। तो ये बेटा कैटेगरी कि लेपिडोप्टेरन में टोबैको बर्ड वर्म आता है, आर्मी वर्म आता है, कोलेप्टेरन में बीटल्स आते हैं, डायप्टेरन में फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। प्लीज याद रखना ये क्या है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन, इस पे हम तवज्जो नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनर इसको मैच करने को पूछ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और क्वेश्चन फंसा भी देगा आपको ये, ठीक है ना। इसलिए प्लीज है ना याद रखना, लेपिडोप्टेरन में टोबैको बर्ड वर्म और आर्मी वर्म आता है, कोलेप्टेरन में बीटल्स आते हैं, डायप्टेरन में जो है फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं, ठीक है। फिर बैसिलस थ्रोन्जिएंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल, मैंने कहा ना इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन, इसको हाँ क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होते हैं। जब कीड़ा इनको खाता है, इंसेक्ट इन्हें खाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन को खाता है, तो ये उसके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, वहां पर एल्कलाइन पीएच के चलते, आंत में पहुंचकर एल्कलाइन पीएच के चलते ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, मतलब इनएक्टिव प्रोटो। अब देखो बेटा क्वेश्चन कहां बनता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो इनएक्टिव बीटी प्रोटॉक्सिन को एक्टिव करने के लिए आपको किस तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन देखिए आप, एनसीईआरटी के इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन को तैयार किया गया, पूछा गया आपसे कि इनएक्टिव बीटी प्रोटॉक्सिन को एक्टिव प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ मीडियम यू रिक्वायर्ड। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है एसिडिक मीडियम, ऑप्शन बी है न्यूट्रल मीडियम, ऑप्शन सी है एल्कलाइन मीडियम, आंसर इज एल्कलाइन मीडियम, ओके, वहां पे ऐसा होगा, ठीक है। फिर
एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो मिड गट में जो इंटेस्टाइन के बीच वाले हिस्से में जुड़ जाएगा, एपिथेलियल सेल में जुड़ जाएगा, वहां पे छेद कर देगा और इससे सेल में स्वेलिंग होगा वहां पे, और फाइनली इंसेक्ट जो है वो खाना पीना छोड़ देगा इंसेक्ट, और उसके बाद इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, तो ये सेल की स्वेलिंग होगी, सेल वहां पर बस्ट करने लगे, लाइसिस का मतलब सेल नष्ट होने लगेंगी, और इंसेक्ट सडनली जो है वो फूड खाना लेना फीड करना बंद करता है और इंसेक्ट फिर मर जाता है। ठीक है, हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेट फ्रॉम बैसिलस। देखो बेटा, इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रोजेनेसिस बैक्टीरिया से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन के जीन को आइसोलेट किया जाता है और इनको अलग अलग प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसमें मैंने कहा ना आपसे कि चॉइस ऑफ जीन, यानी जो भी जीन चुनना है हमें, वो हमारे इस पर डिपेंड करता है कि किस फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से इंसेक्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं। आप लेपिडोप्टेरम के लिए यूज कर रहे हैं, कॉलेप्टेरम के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जीन से कौन सा प्रोटीन मिलेगा और वो प्रोटीन उस इंसेक्ट पे काम करेगा या नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉक्सिन जो होता है वो एक जीन क्राई फर्स्ट एसी से कोड होता है, इसे हम क्राई जीन भी कहते हैं शॉर्ट में के। अब देखो बेटा, मतलब बीटी टॉक्सिन टेक्नोलॉजी में आप कौन से जीन चुनेंगे तो ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन बॉलवर्म के लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए आप क्या चुनेंगे? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। ये प्लीज याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दिमाग में रहना चाहिए। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जो होता है ये कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है, और क्राई फर्स्ट एबी जो होता है वो कॉर्न बोरर के लिए होता है। प्लीज याद रखना बेटा के, ये मैच दी कॉलम में आता है, सिंपल एमसीक्यू बन के आता है, ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, तो प्लीज इसको नोट करके दो के सामने लगा लेना, याद रखना चाहिए, एकदम याद रखना, मुंह जबानी ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये तो बात की बीटी टॉक्सिन की हमने। अब बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की, बात करते हैं हम कि ऐसे प्लांट जो कि खुद अपने ऐसे इंसेक्ट या ऐसे जो है मैंने कहा इस तरह के वॉर्म्स जो प्लांट को डैमेज करते हैं, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका भी एक अच्छा एग्जांपल सामने, एक तो बीटी टॉक्सिन की बात की है हमने यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हमके सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स। देखो निमेटोड क्या होते हैं बेटा? ये एस्केलमेंथस होते हैं, ये होते हैं बेसिकली राउंड वर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? ये राउंड वर्म होते हैं। राउंड वर्म याद रखिए बेटा, ये पैरासिटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं इसके। तो ये जो निमेटोडा होते हैं ये बड़ी वैरायटी में प्लांट और एनिमल में जो है वो बीमारियां भी करते हैं, अटैक भी करते हैं उनमें उठ के। ऐसा ही एक निमेटोडा, ऐसा ही एक राउंड वर्म है जिसका नाम है मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा। प्लीज याद रखना, इसका नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, मेलिंडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये तंबाकू के पौधे की जड़ों पर अटैक करता है। इससे टोबैको प्लांट की हाइट काफी कम हो जाती है। हाइट कम हो जाएगी तो पत्तियां कम लगेंगी, और पत्तियां कम लगेंगी तो उत्पादन घट जाएगा। भाई तंबाकू की खेती आदमी जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? टोबैको की कल्टीवेशन कर रहा है, तंबाकू की पत्ती बेचने के लिए, टोबैको लीफ को बेचने के लिए। प्लांट की यदि कोई रूट खाने लगेगा तो क्या होगा? प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। आप देखते हो ना जो बोनसाई करते हैं, बोनसाई में हम प्लांट की रूट काटते रहते हैं तो प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती है, तो हाइट नहीं बढ़ेगी, पत्तियां कम लगेंगी तो उत्पादन घट जाएगा। तो अब एक तरीका खोजा गया, वो है आरएनए इंटरफेरेंस, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई में आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इस समस्या से निपटने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो बेटा, हम इतना जानते हैं कि कोई भी डीएनए अपने आप को एमआरएनए बनाकर एक्सप्रेस करता है। कि हम इतना जानते हैं कोई भी डीएनए अपने आप को जो है वो एमआरएनए बनाकर एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना? और एमआरएनए से बनता है फिर प्रोटीन बनता है। क्लियर? अभी हम क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में हमें पता है अच्छे से बेटा ऑलरेडी कि एमआरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। जो एमआरएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल, वो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, हमारी कोई भी सेल, यूकैरियोटिक कोई भी सेल होती है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को झट से काट देती है, उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है उसको।
डबल स्ट्रैंड आरएनए को वो हमारी सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है। उसके लिए बाकायदा जो है वो डाइसर सिस्टम काम करता है, उसके लिए जो है बाकायदा जो है वो एंजाइम सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए को झट से काट देता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए को हमारी सेल एबनॉर्मल समझती है और एबनॉर्मल समझने के कारण उसको झट से काट दिया जाता है, ठीक है। अब सुनिए बात ध्यान से, हमारे यहां पे अब ऐसा क्यों होता है? अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों होता है सेल में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई दिस हैपेंस, क्यों हमारी सेल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काट देती है? क्योंकि हमारी सेल कई सारे ऐसे, ध्यान से बात सुनना बेटा, एकदम अटेंटिव होकर बात सुना, हमारी सेल कई सारे ऐसे एमआरएनए बना के छोड़ रही होती है, जिन एमआरएनए का, जिन आरएनए का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि वो जाकर सेल में ये देख लें कहीं से कोई वायरस का आरएनए तो अंदर नहीं आ गया है। क्योंकि हमारे को पता है कि कोविड-19 ने जैसे क्या किया कि उसने हमारे सेल के अंदर अपना आरएनए डाला और हमारे सेल्स में उसने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि हमारी सेल के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है। सेल के अंदर के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है कि कुछ आरएनए ऐसे बन रहे होते हैं जो वायरस के आरएनए को पहचानकर उससे कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ेंगे डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। जैसे ही बनेगा एंजाइम सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो इंतजार कर रहा था कि कब बने डबल स्ट्रैंड और कब मैं से काट दूं, वो झट से काट देगा उसको। वायरस का आरएनए समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो गया एकदम से। वायरस का आरएनए अंदर आया, एक आरएनए सेल ने ऑलरेडी बना के रखा था जो उसका इंतजार कर रहा था, जैसे अंदर आया उसने उससे डबल स्ट्रैंड तैयार किया, उसने कॉम्प्लीमेंट्री था, झट से बेस पेयरिंग किया और सिस्टम ने काट दिया उसको, तो वायरस का आरएनए खत्म। हमारी सेल ऐसे भी लड़ती है। ये तो हो गया है आरएनए इंटरफेरेंस। अब इस टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का, इस इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं हम किसमें, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बनाने में। हमने क्या किया, टोबैको प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट, सुनिए पहले बात को, हमने तंबाकू के पौधे के अंदर हमने एक जीन डाल दिया। हमने ये जीन क्या करता है, ये जीन जो है वो दो तरह के आरएनए प्रोड्यूस करता है, एंटी सेंस आरएनए और सेंस आरएनए। मतलब ये दो आरएनए प्रोड्यूस करता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा सर, ये तो सेल डाले ही क्यों जीन, क्योंकि वो तो आरएनए कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा अपने आप को। जैसे आपने यदि कोई जीन डाल दिया जो है टोबैको प्लांट में, तो दो आरएनए बन रहे हैं, एक आरएनए ये बन रहा है, एक ये बना, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे बने वो बनकर बाहर आए, डबल स्ट्रैंड हो गए, सेल ने काट दिया। अब ये मेहनत क्यों करवा रहे हैं, इसके कटने के कारण क्या होता है, कई सारे आरएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं, कई सारे आरएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं, उनको बोलते हैं एसआईआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बोलते हैं, एसआईआरएनए बोलते हैं, ये बनते हैं। अब मान लो मेलिंडो गाइनी इनकॉग्निटा वहां आया और उसने उसको, उस रूट को उसने अटैक किया, उसने उसका रस लिया, उसने उसको खाना शुरू किया, तो ये जो आरएनए होते हैं, अब चूंकि क्या होता है, पैरासाइट सीधा अपनी बॉडी में चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, कई बार वो डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सीधा उसका सैप जो होता है, उसका जो सेल है उसको डैम खा के उसका सीधा सैप अंदर लेने की कोशिश करता है। ये जीन उस निमेटोडा की बॉडी में पहुंच गए। भाई अभी देखो ना, फाइजर का जो वैक्सीन आया हुआ कोविड-19 का, जो फाइजर का वैक्सीन है, जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, वो कैसे काम कर रहा है, एक इंजेक्शन लगाते हैं आपको, उस इंजेक्शन में आरएनए होता है और वो इंजेक्शन लगाने के बाद वो आरएनए आपकी सेल के अंदर पहुंच जाता है और आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनने लगते हैं, वो वाले जो कोविड-19 के लिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, आपके सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए प्रोटीन बनने लगते हैं। अभी कर रहे हैं ना हम यूज टेक्नोलॉजी का। अभी क्या हुआ कि समझ लो ये इंजेक्शन ना होके क्या हुआ, ये ओरली इस वर्म ने उस प्लांट को सक किया और इसका मोस्ट ऑफ द फूड उसने बगैर डाइजेस्ट जो है उसको, चूंकि उसे मालूम है कि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को अंदर ले रहा होता है, सैप को ले रहा होता है, तो कुछ हिस्सा इसका जो है वो जीन उसकी सेल्स तक पहुंचते हैं, गट सेल तक पहुंचते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होते हैं, पहुंचते हैं और वहां जाके उसके आरएनए सिस्टम, उसका जो नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इतने तरह के फ्रेगमेंट होते हैं कि कोई भी एमआरएनए बनकर आएगा कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाएंगे उससे, जहां जाके जुड़ेंगे वहां पे डबल स्ट्रैंड बनेगा, कट लग जाएगा। अब बड़ा सा एमआरएनए, उसमें छोटा टुकड़ा आप जाके जोड़ दो, उतना हिस्सा डबल स्ट्रैंड का हो गया, कट लग जाएगा, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक है, जो निमेटोडा ये भी यूकैरियोटिक है, इसके अंदर भी सेम डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट है आरएनए के लिए। तो आपने स्मॉल आरएनए डाल दिया, अपने कोई भी कहीं भी जाके जुड़ेगा, डबल स्ट्रैंड बनेगा, एमआरएनए कट जाएगा, तो वो अपना प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, तो वो वर्म मर जाएगा। तो वर्म थोड़े समय बाद, वर्म वो जो कीड़े होते हैं उनमें भी एक क्षमता होती है, वो पहचान लेते हैं कि भाई ये नहीं खाना, अब अपने को ये नहीं खाना है इसको, ठीक है, दे कैन रिकॉग्नाइज इट बाय केमिकल सेंस कर सकते हैं, वो सेंस कर रहे थे चीजों के भाई कि ये खाने के बाद ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उस तंबाकू के पौधे को अवॉइड भी कर देंगे वो। ये तरीका है इसका
कि ऐसे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया और फसलों को हमने बचाया। ठीक है, देखते हैं अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमें मालूम है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए के लिए हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाने वाला हमने को जो जो हमने क्या किया, ऐसा जीन हमने इंट्रोड्यूस किया तंबाकू के पौधे के अंदर कि उसके अंदर जो है वो दो आरएनए सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बन रहे होंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए का बन रहा होगा। देखते हैं हम क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो समझो बात को, क्या एकदम बेटा अटेंटिव होकर सुनना, क्योंकि ये बहुत कठिन हिस्सा है। कि जो कठिन हिस्सा है इसको समझना है हमको अच्छे से, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया, तो क्या कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। देखो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक, सभी यूकेरियोटिक के अंदर होता है एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। बताया मैंने आपको अभी कैसे, है ना। ठीक, दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। इस मेथड में हम विशिष्ट एमआरएनए को साइलेंट कर देते हैं due to complementary double strand RNA molecule that bind to the to and prevent translation of the mRNA के। इसके लिए क्या करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए को तैयार करते हैं हम यहाँ पे, और ये क्या करता है, ये एमआरएनए साइलेंसिंग में रोल प्ले करता है। के द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या होगा बेटा, ये एक तरह का वायरस का इन्फेक्शन, मैंने कहा ना, वो अंदर आया वायरस का आरएनए, हमारे आरएनए ने मैच कर लिया, उससे जुड़ गया तो कट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आरएनए जीनोम में वो वाला वायरस। फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजन्स होते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट मतलब ऐसे जीन होते हैं जिनका कोई फिक्स लोकस नहीं होता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजन्स वो जीन होते हैं जो क्रोमोसोम पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। पहली बार इन जीन को जो है बारबरा मैक्लिंटॉक ने देखा था मेज के अंदर, मक्का के अंदर। ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब तो देखो, तो ये अब हम समझ गए। अब यहां पे इतनी सी बात यहां पे लिखी हुई, यहां पे तो अब क्या यह बात समझ गए बेटा। अब आगे बढ़ते इसमें क्या किया हमने क्या किया बेटा, हमने एग्रोबैक्टीरियम बैक्टर का इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसमें निमेटोडा स्पेसिफिक जीन्स जो है हमने होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किए। ये डीएनए हमने इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया, ये सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों बनाता है ये, और ये दोनों आरएनए जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे ही बनते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है और आरएनए इंटरफेरेंस को वो इनिशिएट करता है। इसके कारण क्या होता है कि स्पेसिफिक ये क्या करता है बेटा, ये स्पेसिफिक एमआरएनए को जो है वो निमेटोडा के अंदर स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट कर देगा वो। क्योंकि क्या होता है बेटा, जैसे ही निमेटोडा इसको लेगा ना, उसकी सेल के अंदर क्या पहुंचेगा, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए siRNA पहुंच जाते हैं, जो उसको इंटरफेयर करेंगे उसके एमआरएनए के एक्सप्रेशन में। ठीक है, परिणाम यह निकलेगा कि पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा होस्ट, क्योंकि स्मॉल स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए siRNA स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए को बना रहा होता है बेटा ये। क्या ठीक, तो ये जो आरएनए होते हैं, इन आरएनए के चलते जो पैरासाइट है वो इस पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इन इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, इसलिए प्लांट अपने आप को सेव कर लेता है। सिंपल सी बात है। ये जीन हमने डाला निमेटोडा के अंदर, नहीं डाला था, याद रखो। आप कुछ छोटी छोटी बातें दिमाग में डालें जो एमसीक्यू है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में जो जीन है वो हमने निमेटोडा में नहीं डाला, जीन डाला था हमने किसके अंदर, जीन डाला था हमने टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, एंटी सेंस और सेंस आरएनए दोनों बनाने वाले डाला था हमने के, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बन रहे होंगे, और वो आरएनए जो है वो निमेटोडा जब उसे खाता है तो उसकी बॉडी में पहुंचेगा, और वहां से जो है वो उसके अंदर वो इंटरफेयर करेगा, उसके जो प्रोटीन मशीनरी में वो इंटरफेयर करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, कि मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का क्या रोल है बेटा, यानी हम जो है वो क्या मेडिसिन के फील्ड में जो है वो बायोटेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है, इस पर हम बात करते हैं हम। ठीक है, देखो बेटा समझते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जो है वो हेल्थ केयर में जो है वो काफी सारा काम बेटा किया गया है इसमें, और बड़ी पैमाने पर हम जो है इफेक्टिव से मोर इफेक्टिव और बड़ी पैमाने पर हम दवाओं को बना पा रहे हैं। ठीक है, Also the recombinant therapeutic do not introduce unwanted। देखो सिंपल सी बात है कि आप यदि पॉर्क इंसुलिन का यूज करोगे तो एलर्जी हो सकती है आपको, के लेकिन आप ह्यूमन इंसुलिन को यदि बैक्टीरिया की हेल्प से बना रहे हैं तो वो एलर्जिक नहीं रहेगा। के तो आप क्या करते हैं, आप अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को सप्रेस करके आप बेहतर दवाओं का इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये पुराने आंकड़े, एनसीईआरटी के ये पुराने आंकड़े डेटा है बेटा, पर याद रखना है हमको, तकरीबन 30 के आसपास रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स आज ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्ल्ड में अवेलेबल है। 12 उसमें से जो है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, हालांकि ये सब पुराना डेटा है पर दिमाग में रहना चाहिए हमारे।
सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेटिकली इंजर्ड इंसुलिन की बात करते हैं। मैंने बताया बेटा आपको पहले कि इंसुलिन का यूज कहां करते हैं हम, डायबिटीज के, टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में हम इंसुलिन का यूज करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के अलावा दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज में आप हम दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन भी यूज करते हैं। कि हमें पता है कि इंसुलिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है बेटा, ठीक है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज के यानी आपको पता लगाना है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कराना चाहिए व्यक्ति का। खाली पेट ब्लड शुगर कराइए, कम से कम 10 घंटे से कुछ ना खाया हो, और वो वैल्यू यदि 126 या इससे ऊपर आती, 126 या इसके बराबर आती है, मतलब व्यक्ति को डायबिटीज है, ठीक है। 126 खाली पेट की बात कर रहा हूं, खाना खाने की बात करिए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि एक टेस्ट और कराते हैं हम लोग डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए, उसे हम बोलते हैं HbA1c, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका वैल्यू यदि 6.5% या इससे ऊपर आता है, मतलब व्यक्ति को डायबिटीज है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं डायबिटीज के, HbA1c 6.5% या उससे ऊपर है तो डायबिटीज है व्यक्ति को, और 126 या उससे अधिक शुगर का वैल्यू है फास्टिंग शुगर का, तो डायबिटीज है व्यक्ति को, ठीक है। ठीक, इसके अलावा यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, तो देयर आर मल्टीपल टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग करवाते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि हमें यदि डायबिटीज को ट्रीट करना है तो वी नीड इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसमें तो शुरू से इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 में जो है अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। कई सारे पेशेंट मुझसे नाराज हो जाते हैं, क्यों? टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, पहले वो किसी फिजिशियन को दिखा रहे होते हैं और फाइनली वो मेरे पास आते हैं कुछ दिनों के बाद। जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं उनकी दवाएं बंद कर देता हूं, उनको आश्चर्य होता है दवाएं बंद कर दी और इंसुलिन चालू कर देता हूं। अब उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये इंसुलिन दिया मतलब डायबिटीज कंट्रोल के बाहर है, और वो उस उम्मीद में आते हैं कि उनके पुराने डॉक्टर ने बोल दिया था कि इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो डॉक्टर को चेंज करते हैं। वे अपने उस दवा को नहीं बदलेंगे, वो डॉक्टर बदल लेंगे वो, और इस उम्मीद में आते हैं कि डॉक्टर साहब जो है, नए डॉक्टर साहब है, बंबई के डॉक्टर साहब है, शायद वो इंसुलिन का कोई दवा, जादू का दवा दे देंगे। मेरे पास कोई जादू का दवा नहीं है। मैं उनके उस डर को बाहर निकालता हूं। मैं एक ही काम करता हूं, मैं अपने पेशेंट को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं, उसे मैं जो है वो शिक्षित करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं उसे का खा गा घा ABCD पढ़ाने लगा, ऐसा नहीं करता मैं उसका मतलब मैं उसको डायबिटीज के बारे में बताता हूं, और मैं कहता हूं उससे कि देखो भाई ऐसा है कि ये डायबिटीज की बीमारी जो है वो बैंक बैलेंस के समान है, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास बैंक बैलेंस कम है, तो बॉडी अपना एक खर्चा मांग रही है, शरीर अपना ग्लूकोज के लिए खर्चा मांग रहा होता है, और उसके लिए आपको इंसुलिन खर्च करना पड़ता है। अब ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंसुलिन का बैंक बैलेंस कम है, आप दवाएं दे दे के क्या कर रहे थे, बैंक से कर्जा लिए जा रहे थे आप कि भैया और निकाल दो। एक्स्ट्रा सेल काम कर रही थी, सेल का फटीग हो चुका, बीटा सेल्स जो है वो ऑलरेडी फटीग कंडीशन में, उनका डैमेज का रेट बढ़ चुका है। तो अब क्या करना चाहिए, पहले तो आपको बैंक में जाके पैसे जमा करना चाहिए। आपको कहीं से लेके आओ, पैसे को पहले जमा करो, तब उसके बाद आपका कर्जा भी माफ होगा और आप जो है बैंक से निकाल भी पाएंगे आप। तो क्या तरीका है उसका? तरीका यह है कि बाहर से इंसुलिन लाके लगाओ अंदर, तो बॉडी की जो सेल्स, जो कोशिकाएं, जो सेल्स, इन पे स्ट्रेस आ रहा है बीटा सेल्स पे कि इतना इंसुलिन बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये दवा दे के हमको। अब जो दवाएं देते हैं आप, डायबिटीज की दवाएं क्या काम करती हैं? अरे वो थोड़ी सा शुगर कंट्रोल करती है दवाएं काम करती हैं पैंक्रियाज पे जाके। जैसे सल्फोनाइल यूरिया दवाएं, एक दवा होती है ग्लीमिप्राइड, आप देखना कोई डायबिटिक पेशेंट आपके आसपास हो, ग्लीमिप्राइड लिखा होता है, ग्लिक्लेजाइड लिखा होता है, मेटफॉर्मिन लिखा होता है। मेटफॉर्मिन अलग कैटेगरी का दवा है, ग्लिमिप्राइड हुआ, ग्लिक्लेजाइड हुआ, ग्लिबेनक्लेमाइड हुआ, ठीक है। ये दवाएं क्या करती हैं, सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप में आती है। ये दवाएं क्या करती हैं, वो बीटा सेल्स को प्रेस करके उससे और इंसुलिन निकलवाती हैं। उसको वो कहती है कि और इंसुलिन चाहिए हमको, कुछ भी करो लेके आओ कहीं से। बीटा सेल ओवरबर्डन हो जाती है, बना रही होती है, जब जितना हो सकता है मैक्सिमम वो काम कर रही होती है, ठीक है।
मेटफॉर्मिन जरूर एक अच्छा काम करता है कि वो आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस को कम करता है इंसुलिन के लिए, बोलता है ठीक है जितना इंसुलिन है उससे काम चलाओ ना यार, बना रही सेल बेचारी मर मर के बना रही इतना इंसुलिन, ठीक है, मर भी रही कहीं बीटा सेल उसमें, तो क्या करना चाहिए, हमें उस बीटा सेल को भैया बचाना चाहिए, उसको उसको उसका काम कम करो पहले, कि नहीं 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 तुम बहुत काम कर ले, तुम थोड़ा आराम करो, आराम करो, अपनी संख्या को बढ़ाओ, ताकि डायबिटीज को तुम अच्छे से संभाल लो बाद में। बीटा सेल खुश कि डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया है कि तुम थोड़ा आराम करो, अब तुमको हम दवा देके परेशान नहीं करेंगे। बॉडी का रेजिस्टेंस में मेटफॉर्मिन को बोला तुम अपना काम करते रहो भाई। अब मेटफॉर्मिन ने पूछा इंसुलिन कहां से आएगा, हमने कहा लगा रहे इंजेक्शन, हम 3 महीना हम तुमको इंसुलिन देंगे, अभी तुम्हारा शुगर हम बिल्कुल ठीक करेंगे, हम बीटा सेल को बोलेंगे तुम अभी आराम कर लो, अपनी संख्या बढ़ा लो, फिर हम इंसुलिन को हटाने वाले हैं। आश्चर्य मरीज को लगता है ऐसा कहीं होता है कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, एक बार इंसुलिन शुरू कर देंगे फिर जिंदगी भर इंसुलिन पर रखेंगे, नहीं। हमने कई पेशेंट को जो है शुरू में 6 महीना इंसुलिन यूज किया, फिर धीमे धीमे कम किया, हटा दिया, केवल मेडिसिन पे रह रहे हो, क्योंकि बीटा सेल उतना हमने बचा लिया ना, सिंपल साइंस है। लेकिन लगे हैं मरीज दे 4 गोली ना 6 गोली ना 10 गोली कि निकल, बीटा सेल का जब तक दम ना निकल जाए तब तक उसका दम निकालने के बाद फिर अब तो सिर्फ इंसुलिन, कुछ नहीं बचा, अब तो जीवन भर इंसुलिन। उल्टा है। और ये चीजें हमने कहां पद सीखी, हमने एक डॉक्टर वी मोहन है, मोहन डायबिटीज सेंटर करके चेन्नई के अंदर है, बड़े फेमस डॉक्टर है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज, दुनिया भर में उनकी बड़ी जो है वो बड़ा नाम है उन डॉक्टर साहब का। एक वो डॉक्टर है, एक जो है कोरिया के डॉक्टर साहब से मैं मिला कहीं, एक जो है वो ऐसे 4-5 जो बड़े टॉप के डॉक्टर हैं उनसे, वो सब यही मेथड यूज कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छी चीज है, इसको अडॉप्ट करके देखते क्यों ना। किया मैंने, कुछ मरीज नाराज हुए, कुछ चले गए, कुछ लालची बोले, कुछ सोचे कि इंसुलिन की कंपनी से कमीशन बना हुआ है, कुछ सोचे कि डॉक्टर साहब तो पागल हो गए, कुछ सोचे ज्यादा बड़े बन गए इसलिए ज्यादा दिमाग दे रहे, बहुत लोग बहुत कुछ सोचे, लेकिन साइंस तो हम सोचे। तो ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि लोग आपको अच्छा करने के बावजूद लोग आपको गलत समझते हैं कई बार, लेकिन आप यदि कन्विंस है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, आप इलाज करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है, कड़वी दवा को निगलना भी पड़ता है। तो कई बार लोगों को लगता है बहुत आसान है। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन देना बंद कर दिया अभी फिलहाल, कुछ दिन से मैंने फ्री बीच में कर रहा था मैं। लोगों ने बोला दवा कंपनी से सर बंदे मान लिया है, सर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर चाहते हैं। तो मुझे समझ में बात आई कि भाई लोगों की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए बेहतर है कि जो पेशेंट आपके आसपास मौजूद है, जो आपके आसपास है, उनका आप ठीक से इलाज कर लो, ईमानदारी से उनका इलाज करो, वो बेहतर है। क्योंकि जो है क्या होता है कि कई बार है ना ओवर एक्सपोजर खतरनाक भी आता है। महसूस किया मैंने कि भारत के जीनोम में परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। हमारा जो ईमानदारी का और हमारा जो है ना गुडविल का जो जीनोम है ना वो खराब होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि आप कोविड में ऐसा हो गया, मैं कहता हूं कि अधिक दाम में ऑक्सीजन मोदी जी नहीं बेच रहे हैं, रेमडेसिविर नकली बना बना के मोदी जी नहीं बेच रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि सरकार खराब है, ये खराब है, बहुत सारी चीज। मैं देखिए मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं सरकार को अपना काम करना था, सरकार फेल हुई है, मैं ये भी कहता हूं गवर्नमेंट फेल हुई है, पर मैं ये भी कहता हूं गवर्नमेंट तो फेल हुई कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन सरकार हुई फेल और हम हुए बेईमान। सरकार हुई फेल और हम हुए बेईमान। हमने जो किया, जो लोगों की मृत्यु पर हम लोग कुछ लोगों ने लोगों के मरते में पैसा कमाया। जिन जिन बिजनेसमैन के अस्पताल थे उन्होंने रातों रात बिस्तर का चार्ज, बेड का चार्ज बढ़ा दिया। जिनके अस्पताल थे, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करेगा, बता रहा हूं। कुछ हो सकते हैं भैया, मैं हम सबकी गारंटी है, पर मैं इतना ही बोलूंगा मैं यहां पे कि बेईमानी हमारी नस नस में आ चुकी है इस समय, और हमें इसे ही बाहर निकालना है। हमारा शुद्धिकरण जो है वो ना कोई प्राइम मिनिस्टर कर पाएंगे, ना कोई नेता कर पाएंगे, ये तो हमको खुद से करना पड़ेगा। जब मौका हो तो मदद की बजाय प्रॉफिट देखा आपने, तो इंसानियत को आपने उस दिन खो दिया। यू शुड हेल्प समवन। दाम कमाने की बात, मैं कहता कि सडनली चीजों के दाम बढ़ गए,
नारियल पानी जैसी चीजों के दाम बढ़ गए, दवाएं मार्केट से गायब होगी, काला बाजारी शुरू होगी दवाओं की, रेमडेसिविर मिले ना मिले, नहीं मिल रही थी तो नकली बनाने लगे लोग बाग। आप सोचिए ना किस लेवल की बेईमानी हम किन से कर रहे हैं, हम उन जब वो किस समय कर रहे हैं। वक्त देखिए, ईश्वर माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का एक एक रुपया जो है ना वो चमड़ी फोड़ के अंदर से बाहर निकलेगा, एक एक रुपया। मैं कह रहा हूं कर्ज है ये, कर्ज, अभिशाप है ये। जिन लोगों ने इस समय ऐसे गलत पैसे को कमाया है ना, मैं कहता हूं ये कर्ज है, अभिशाप है। एक एक रुपया जो है ना चमड़ी फाड़ के बाहर निकलेगा, स्किन से बाहर निकलेगा रुपया। देख लेना आप, जब पूरी मानव जाति, पूरा ह्यूमन रेस जो है पैंडेमिक के खतरे में है, और तब जो लोग बाग व्यापार कर रहे हैं ऐसा, तो वो कर्ज है। ठीक है, चलिए कहां पहुंच गया यार बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, 5-7 मिनट समाज की बातें भी कर लेना चाहिए भाई, कभी कभी काम आती है। तो कहने का मतलब है कि भाई हम तो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंसुलिन आए कहां से, इसके लिए भैया पहले तो पॉर्क इंसुलिन निकालते थे, वो एलर्जिक हुआ करता था, दूसरा एनिमल का इंसुलिन। तो अब हमारे पास है कि हमको इतना चाहिए इंसुलिन कि हम हर डायबिटीज के मरीज का इलाज कर सके, कोई रोक टोक ना हो, उसके लिए इतनी मात्रा में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हम बैक्टेरिया का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, हमने एस्चेरिया कोलाई बैक्टेरिया का यूज किया और ह्यूमन इंसुलिन को हमने बैक्टेरिया के अंदर तैयार किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और उस इंसुलिन का नाम है ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम ह्यूमुलिन कहते हैं उसको। ठीक है, थिंक ओवर वेदर इंसुलिन कैन बी। अब प्रश्न उठता है क्या ओरल इंसुलिन पॉसिबल है? तो देखो भाई, फिलहाल काम चल रहा है, अभी भी इंसान कुछ भी करने तैयार है, लेकिन फिलहाल ओरल इंसुलिन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इंसुलिन इज ए प्रोटीनस हार्मोन, प्रोटीन बॉडी में जाते साथ ही पच जाता है, डाइजेस्ट होता है, वो तो काम नहीं आ पाता है। ठीक है ना, ठीक। फिर इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी स्लॉटर्ड कैटल और पिग से निकालते थे। इन दूसरे एनिमल का इंसुलिन जो है वो एलर्जिक हुआ करता था, मेरा फॉरेन प्रोटीन के रिएक्शन देता है, कई बार एनाफाइलेक्सिस से पेशेंट मर जाया करता था। ठीक है, फिर जो इंसुलिन होता है एक प्रोटीनस हार्मोन है जो दो छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, एक चेन ए है और एक चेन बी है। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा बेटा, ऐसा जो है मैमल्स के अंदर, जैसे स्पेशली ह्यूमंस की बात करें तो इंसुलिन जो है वो बनता है प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, एक लंबी सी चेन बनती है। इस लंबी चेन में देखो ऐसा होता है, ध्यान से बात सुना, कैसे बनता है इंसुलिन। मैंने कहा ये ऐसी एक लंबी चेन बनती है, ध्यान से बात, ऐसी एक लंबी चेन बनती है। ठीक है, ये प्रो हार्मोन है। अब इस प्रो हार्मोन में यहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज लग गए, यहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज लग गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, इसको यहां पे कट लगाया, यहां से काट के अलग कर दिया इसको, यहां से काट के इसको अलग कर दिया। ठीक है, काट के अलग किया, ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, इसका ये हिस्सा अलग हो गया, और डबल स्ट्रैंड का दो पॉलीपेप्टाइड चेन का इंसुलिन बन गया। बना कि नहीं बना? बना। ये वाला हिस्सा बाहर कर दिया, इसको बोला हमने सी पेप्टाइड, इसको क्या बोला हमने? इसको बोला सी पेप्टाइड, और ये बन गया मैच्योर इंसुलिन बन गया, ये परिपक्व इंसुलिन बन गया, ये बना। ठीक है, होता तो एक ही है, वो घूमने के बाद प्रो हार्मोन से मेन हार्मोन आएंगे तो कट लगा देंगे, कट लगा के एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड को बाहर निकाल दिया हमने, उसे सी पेप्टाइड कहा हमने। अब जब मेरे पास मरीज आता है तो मैं उसकी एक जांच और भी करता हूं, मैं उसका सी पेप्टाइड ऐसे करता हूं, पता लगाता हूं कि इसकी बॉडी में कितना सी पेप्टाइड है, उससे मुझे इंसुलिन का सही फिगर मिल जाता है। ठीक है, ट्विंस है वो, इंसुलिन का ट्विंस होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रो हार्मोन बनता है, प्रो हार्मोन जो होता है उसे प्रोसेस करना पड़ता है, और फुली मैच्योर और फंक्शन हार्मोन में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेज होता है, इसे हम सी पेप्टाइड कहते हैं। सी पेप्टाइड जो है मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, इसको इंसुलिन के मैच्योरेशन के समय निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल देते हैं भाई? एक्स्ट्रा था हिस्सा, वो निकाल के बाहर कर दिया है ना। ठीक है, देखिए आप प्रो इंसुलिन देख रहे हैं आप, यहां पे देख रहे हैं, इसमें ये अल्फा और बीटा चेन हो गया बेटा, एक चेन अल्फा, ये अल्फा चेन हो गया आपका, ये अल्फा चेन हो गया आपका, ये आपका बीटा चेन हो गया आपका, ये हिस्सा काट के अलग कर दिया, ये सी पेप्टाइड, ये दिस पोर्शन इज दी सी पेप्टाइड, ये हो गया आपका सी पेप्टाइड, है ना। ठीक है ना, तो ये बेटा ऐसे बनता है इंसुलिन। ठीक है, अब जब हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमको इंसुलिन को बनाना था मैच्योर फॉर्म में, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्रो हार्मोन तो मिल जाता है, इसको कैसे हम जो है एक मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमको बड़ा हाई लेवल टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट था। 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इसने 2 डीएनए सीक्वेंस अल्फा और बीटा चेन के लिए तैयार किए इसने,
और इसने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया इसने, और इसको उसने जो है ये इनको इन चेन को तैयार करने के लिए इसने एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, और इनकी हेल्प से उसने एक कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी में अल्फा चेन को बनाया, कुछ बीटा चेन को बनाया, और बाद में इन चेन को दोनों को अलग अलग बनाया गया, और बाद में इनको जो है वो जोड़ दिया गया। क्योंकि यदि हम एक लंबी चेन बना रहे थे, ध्यान से सुना, हम एक लंबी चेन बना रहे थे ना, तो हम उस प्रो हार्मोन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, हम वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे काट दे इसको, कहां से काट दे। सिंपल तरीका अपनाया इन्होंने, अल्फा चेन को अलग बनाया, बीटा चेन को अलग बनाया, और दोनों चेन को उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। सिंपल तरीका अपनाया इन्होंने, ठीक है ना। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी बात करते हैं, 2 मिनट इस पर बात करेंगे हम। हालांकि एग्जाम में आने की संभावना कम है इसके, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज इस बार हुई है, और यदि एग्जामिनर स्मार्ट रहेगा तो आपको उठा के बायोटेक में क्वेश्चन दे देगा यहां से। आज मार्केट में कई तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, वहां पर सबसे सफलतम वैक्सीन जो है वो है मॉडर्ना का वैक्सीन है और फाइजर का वैक्सीन है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम कोविड-19 के लिए बात कर रहे हैं, कोविड-19, ठीक है, पेंडेमिक की बात कर रहे हैं हम। okay? तो हमने क्या कहा कि ये जो वैक्सीन है, इन वैक्सीन की खास बात क्या है, देखो फाइजर का जो वैक्सीन है और मॉडर्ना का वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन आरएनए वायरस के जो है आरएनए जो है वो आरएनए वायरस जेनेटिक कोड पर बेस्ड नहीं है। मतलब इन वैक्सीन के अंदर जो है वो एमआरएनए प्रेजेंट है। दीज आर दी एमआरएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन, ठीक है ना। इन वैक्सीन से हमको जो है 90% से अधिक प्रोटेक्शन मिलता है। ये इस वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हम एमआरएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एमआरएनए सेल्स के अंदर जाता है और उस प्रोटीन को बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। और ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, ये कोरोना वायरस का इन्फेक्टिव हिस्सा, ये उसकी पहचान कराता है, मतलब कोरोना वायरस का ही प्रोटीन है ये, और इसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और कोरोना वायरस के लिए वो एंटीबॉडी को तैयार कर लेता है, ठीक है। ठीक, ये तो बात हुआ हमारा मेडिसिन के फील्ड का। अब क्या कोई तरीका है कि हम जो है जीन थेरेपी कर सकते हैं क्या, हम कोई ऐसी बीमारी जो इनबॉर्न बचपन से होती, जन्म से होती है, क्या उनका इलाज हम कर पाएंगे आपके। तो देखिए जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है बेटा, जीन थेरेपी इज ए collection of method that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child or embryo के। एक बच्चे में कोई जीन डिफेक्ट है, तो उस जीन डिफेक्ट को जो है हमने डायग्नोस किया, हमने पता लगाया उसका हमने, और उसको ठीक करने का एक ही तरीका उसके जीन की हम मरम्मत कर दें हमके। बेसिकली इट इज दी रिपेयरिंग ऑफ ए जीन। एक जीन जो डिफॉल्टेड जीन है उसको ठीक करना है, उसकी जगह पर सही जीन को लगा देना है। जैसे हमारी कार में, गाड़ी में होता है ना, कभी कार में कभी बाइक में हो गया, कोई पुर्जा खराब हो गया तो पुर्जा बदलते। भाई किसी ने बोला कि क्या हो गया, भाई इसका जो है वो इसका क्या बोलते हैं यार, स्पार्क प्लग खराब हो गया, तो स्पार्क प्लग चेंज कर लो, ठीक है। कई चीजें बड़ी इनोवेटिव हुआ करती थी, पुराने समय की बात है कि मेरे पापा के पास में जो है, मेरे डैडी के पास में जो है एक स्कूटर थी, वो थी विजय सुपर, व्हाइट कलर का स्कूटर था विजय सुपर। पापा से पूछना, आपके पापा जानते होंगे कि एक जमाने में विजय सुपर स्कूटर जो है वो बड़ा भारी ब्रांड था, मतलब के बजाज चेतक हुआ करता था, वेस्पा होता था, वेस्पा वापस से रिलॉन्च हुआ है। तो विजय सुपर जो है वो एक कंपनी थी, नर्मदा करके कोई कंपनी थी, उसने बनाया था। तो बढ़िया, सबसे मतलब महंगा और अच्छा स्कूटर, और वो स्कूटर मेरे वाइट कलर का स्कूटर था, उसको मेरे फादर को गिफ्ट किया था मेरे दादाजी ने। मेरे दादाजी किसान थे, काफ़ी खेती थी उनके पास में, तो उन्होंने, बेटा जज बन गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो आए एक दिन, जब वो मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे भोपाल के अंदर कहीं पर, वो पहली पोस्टिंग भोपाल थी उनकी, तो भोपाल में वो पोस्टिंग ट्रेनिंग में थे, तो मेरे दादाजी उनसे मिलने आए और आके वो अपना भोपाल में उन्होंने स्कूटर बुक कर गए। वो पहले बुक करने के 6 महीने के बाद स्कूटर मिलता था, बुक किया 6 महीने के बाद स्कूटर मिला। तो वो स्कूटर बड़ा अच्छा था, मतलब बचपन की यादें हैं कि सामने खड़े जाते थे पकड़ के उसको, पापा चलाते थे उसको। तो कोर्ट, उस जमाने में जज लोगों को कार मार नहीं मिला करती थी, तो अपने स्कूटर से कोर्ट जाया करते थे। वो एक काम हमेशा करते थे इसका, मैंने को अभी तक मेमोरीज की ये बात याद है। वो हर संडे अपना स्कूटर का वो खोलेंगे, पैनल खोलेंगे, स्पार्क प्लग निकालेंगे। आपके घर में कभी कभी पापा ने किया नहीं किया, ठीक है। स्पार्क प्लग निकालेंगे, निकालने के बाद उसको साफ करेंगे। वो एक अरे खुरदुरा सा पेपर क्या होता है यार, वो क्या बोलते हैं उस पेपर को, के अरे यार वो एक पेपर होता है जिससे कुछ रगड़ते हैं, रेगमाल क्या होता है पता नहीं, क्या रेगमाल क्या पेपर बोलते हैं, उससे उसको रगड़ेंगे, साफ करके उसको कार्बोरेटर को ऐसे ऐसे कार्बन निकाल के उसका पूरा फिर लगा देंगे उसको। मैं सोचता था स्कूटर रखने का मतलब यही कि हर संडे काम करना पड़ता है स्कूटर में। तो
आप टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया। तो पहले खराब हो गया तो कहीं एक्स्ट्रा, वो स्पार्क प्लग को एक्स्ट्रा भी रखते थे घर में, एक एक्स्ट्रा रखा करते थे। कभी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो चेंज कर दिया तो स्कूटर स्टार्ट हो जाया करता था। खैर, तो अभी कहने का मतलब है क्या जैसे हम अपने वाहनों में कर पा रहे हैं कोई पुर्जा, क्या कोई जीन डिफेक्टेड है उसको हम बदल पाएंगे? ठीक है, अब इसके लिए भी कोशिश किया गया। ठीक है, देखिए here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease। कि यहां पर हम जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं एक व्यक्ति की कोशिकाओं में, ऊतक में, बीमारी को ठीक करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल। यहां पे नॉर्मल जीन हम एक व्यक्ति में डालते हैं हम, और जो है उसके नॉन फंक्शनल जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसको कंपनसेट कर देते हैं उसको हम। ठीक है, पहला फर्स्ट केस एंड ए क्लिनिकल जीन थेरेपी का जो पहला किस्सा है, पहला केस है, वो 1990 में देखा गया। बेटा एक 4 साल की बच्ची को जो है उसको एडीए डिफिशिएंसी थी, एडेनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी थी। और ये एडेनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम जो होता है बीटा सेल और बीटा सेल और टी सेल, इसको इसके बैलेंस को मेंटेन रखने में करता है। यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो अल्फा सेल और जो हमारे टी सेल और बी सेल, नॉट अल्फा बीटा, टी सेल और बी सेल, जो बीटा लिम्फोसाइट की बात करें हम, टी सेल की बात करें, ये अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं रख पाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ऐसे पेशेंट में क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी आती है। उनमें ना टी सेल काम कर रही होती है ना बी सेल काम कर रही होती है, और पेशेंट की इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है। दैट्स बिकॉज ऑफ एडीए डिफिशिएंसी। तो एडीए एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम जो होता है, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। और यदि इसमें डिसऑर्डर होगा, यदि इसके जीन में कोई, अब इन लोगों में डिसऑर्डर क्या था कि उसमें जो जीन था, जीन डिफेक्टेड जीन था, उसमें एक डिलीशन था जीन के अंदर, जिससे कि एडीए नहीं बन पा रहा था, कि एडेनोसिन डीअमाइनेज नहीं बन पा रहा था। तो क्या तरीका था, कुछ बच्चों का इलाज करने के लिए हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया हमने। ठीक है, जो एक बड़ी महंगी प्रक्रिया होने के साथ साथ में बहुत अधिक सफल प्रक्रिया थी, बार बार दोहराना पड़ता था इसको के। कुछ लोगों में हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किया कि एक्टिव एंजाइम को बार बार इंजेक्ट किया हमने, तो ये भी क्या है, परमानेंट क्योर नहीं था। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक समय के बाद दोबारा करना पड़ता था। ठीक है, जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको रोज में करना पड़ता था, रोज में इंजेक्शन लगाना पड़ते थे। ठीक है, और कोई परमानेंट क्योर नहीं था। यानी चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात कर लीजिए आप, चाहे आप जो है वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर लीजिए, दोनों परमानेंट क्योर नहीं थे। अब क्या तरीका ढूंढा गया कि ऐसा करते हैं क्यों ना कि हम कोई जीन जो है सीधा हमारे लिम्फो सेल्स के अंदर सीधा हम जीन इंट्रोड्यूस कर दें, और जितना कम उम्र में या हमें मालूम चल जाए कि हाँ भाई हमने जेनेटिक टेस्टिंग किया, हमें मालूम चल गया कि अर्ली एजेस में हम कर पाए, तो हमारी सेल्स जो है वो उस समय जो है बॉडी सेल्स को जो है तेजी से रैपिडली मल्टीप्लाई कर रही होती है, तो ये अधिकतर सेलों तक ये हेल्दी जीन पहुंच सके। तो क्या किया हमने एक काम किया, ह्यूमन का एडीए जीन निकाला हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ह्यूमन एडीए जीन को निकाला, बैक्टीरिया के अंदर डाला हमने, और उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर ली। क्यों किया हमने, ताकि इसकी जीन की क्लोनिंग हो जाए, कई सारी कॉपी बन जाए। फिर इस बैक्टीरिया से हमने ये जीन, ह्यूमन एडीए जीन को लिया हमने और रिट्रोवायरस में डाल दिया इसको हमने। रिट्रोवायरस ह्यूमन सेल को अटैक कर सकता है, रिट्रोवायरस का जीन निकाल के बाहर फेंक दिया हमने। ठीक है, डिसेबल कर दिया उसको, उसमें हमने ये वाला जीन डाल दिया, जो एडीए जीन था वो रिट्रोवायरस में डाल दिया। अब ऐसा रिट्रोवायरस जो है, डब्बा तो उसका रिट्रोवायरस का होगा, उसका अटैक तो करेगा वो, लेकिन जब जीन अंदर डालेगा सेल में, तो कौन सा जीन डालेगा वो, एडीए जीन डालेगा। उसको हमने जो है क्या किया, हमने उसको जो है वो जो अटैक कराया ह्यूमंस के लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, हमने अटैक कराया उसको, हमने टी सेल्स के अंदर अटैक कराया। तो अब क्या हुआ कि जो एडीए जीन है वो उसके अंदर पहुंच गया। अब ये सेल्स मल्टीप्लाई की, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे बोन मैरो की सेल्स के पास, दूसरे सेल के पास पहुंच गई। तो हमारी कई सारी सेल्स के अंदर चूंकि सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनके चलते क्या हुआ कि जो अर्ली लिम्फोसाइट हैं वो रैपिडली ग्रो कर गए, वो तो ये जीन आ गया सेल के अंदर। ठीक है, तो रिट्रोवायरस का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे हमने। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी है। जितना अर्ली करेंगे, देखो क्या लिखा है इसमें, एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर में करते हैं इनको आप। ठीक है, फंक्शनल एडीए जीन को जो है, जो हमने कैसे क्या लिया, हमने सीडीएनए कॉपी डीएनए से तैयार किया हमने, रिट्रोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया हमने, उसको हमने जो है वो लिम्फोसाइट से अटैक करा दिया उसको हमने। ठीक है, और ऐसे लिम्फोसाइट को हमने पेशेंट की बॉडी में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया हमने।
ये सेल इमोर्टल नहीं होती हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद जो है इनको हम जब हमें बार बार देना पड़ता है, लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंट इंजेक्शन नहीं होते हैं और बोन मेरो के समान हर बार की कॉस्टली और दर्द वाली तरीका भी यहाँ पर नहीं अपनाना पड़ता है। ठीक है, याद रखिए, यदि हमने जो है वो इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मेरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस दिस सेल्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो फिर हमें कभी जो है दोबारा परमानेंट क्योर मिल जाता है, दोबारा हमको इन्फ्यूजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी, आपने बहुत अखबारों में आया, सब जगह पाया। वो न्यूज ये थी कि लोगों ने मुंबई के अंदर एक बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपए डोनेट किए ताकि वो दुनिया की सबसे महंगी दवा जो है जो जिसको वो लगवा सके। उस दुनिया की सबसे महंगी दवा का नाम है जोलजेस्मा, जोलजेस्मा उसका नाम है, और इस दवा का उपयोग करते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक डिफॉल्टेड जीन होता है जिसके चलते क्या होता है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है, बच्चा लंबा नहीं जी पाता। ठीक, लोगों ने पैसा डोनेट किया और उस दवा को मंगाया जिसका नाम था जोलजेस्मा, और ये एकमात्र दवा है जो एक बार देनी होती है, वन टाइम जीन थेरेपी है, परमानेंट इलाज है। देखिए ये दवा है जोलजेस्मा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा दवा पे क्या लिखा हुआ, देखिए 2 × 10⁻13 वेक्टर जीनोम के इसके अंदर जो है वो वायरस है, रिट्रोवायरस वायरस प्रेजेंट है, इसके अंदर जीन प्रेजेंट है, हेल्दी जीन प्रेजेंट है। एक बार इंट्रोड्यूस करोगे सेल के अंदर पहुंच जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये दवा इतनी महंगी, अब 16 करोड़ क्या, इतनी महंगी दवा क्यों? ये जो मैं दिखा रहा हूं ये अखबार एनडीटीवी का ही है। ठीक है, तो 6 करोड़ 16 करोड़, अब ये एक इसमें जो है वो इतनी महंगी दवा क्योंकि इस दवा का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस है, बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत मतलब सोचिए कि कहते हैं वो लेबोरेटरी कहती है कि ये नोवार्टिस की, शायद मुझे लगता है नोवार्टिस की मेडिसिन है ये, तो ये कहते हैं कि इस दवा को बनाने के दौरान पूरे प्रोसीजर में ही 1 से 2 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है दवा बनाने। R&D रिसर्च हुआ, साइंटिस्ट काम किए इसके पीछे, तो वो पुराना जो खर्चा है वो अलग है के, तो दवा का कॉस्ट ही काफी अधिक है वो, इसलिए दवा जो है इतना महंगा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब सिंपल सी बात है, आज बताओ मेरे को कि तुम्हें कोरोना का पता लगाना है, तुम कौन सा टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो? आप कर रहे हो RT-PCR, सबको जमान पे याद है कि भैया RT-PCR करा लो, कोरोना पता लगाना है। ठीक, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 का टेस्ट है या नहीं? है ना? ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैटेगरी में आता है। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि जल्दी शुरुआत में, देखो आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, आप जो है वो यूरिन टेस्ट कराते हैं, इससे क्या होता है, बीमारी जब काफी बढ़ जाती है तब ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर हमको दिखाई पड़ती है। अदरवाइज आप शुरुआती कंडीशन में डायग्नोस करना हो तो क्या करेंगे आपके, तब आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एलिसा टेस्ट का यूज करेंगे। एलिसा का फुल फॉर्म एमसीक्यू है, एलिसा का फुल फॉर्म एमसीक्यू याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, एचआईवी का टेस्ट है ये। ठीक है, इन का हम यूज करेंगे हम। ठीक है, presence of a pathogen, bacteria, virus is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. ठीक है, by this time concentration of pathogen बढ़ चुका। अब देखो लोग कहते हैं ना कि कोविड का सिम्टम थोड़ा भी आए झट से आप RT-PCR करा लो, आपको मालूम चल जाएगा कि वायरस है कि नहीं अंदर। लेकिन यदि आपने इसको देर किया, टेस्ट कराने में देर किया, तो लंग्स तक इन्फेक्शन कई गुना बढ़ चुका होता है और वैसे में फिर जो है बचा पाना कई बार मरीज को मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बात इतनी सी है। अर्ली डायग्नोसिस द की फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस, जिससे सिम्टम हमको नहीं आ रहे अभी तक बीमारी के, परंतु वो वेक्टर वायरस बॉडी में आ चुका है, तो उसको हम देखने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं, वही RT-PCR के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो जीनोम को मल्टीप्लाई कर देता है। तो एचआईवी का पता लगाने के लिए भी हम जो है सस्पेक्टेड पेशेंट में हम RT-PCR यूज करते हैं, PCR टेस्ट यूज करते हैं। फिर ऐसे प्रकार से कोई कैंसर पेशेंट में कोई सस्पेक्टेड जीन का पता लगाना है तो वहां भी हम यूज करते हैं। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में भी हम PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अब एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए और आरएनए को लेते हैं हम, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से हम इसको जो है वो तैयार, इसको हम
लेवल कर देते हैं, इसे ऐसे मॉलिक्यूल को प्रोब कहते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर प्रोब यूज इन दी डायग्नोसिस में यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब का मतलब होता है ऐसे डीएनए और आरएनए जिनको हमने रेडियो चिन्हित कर लिया होता है, जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, कि इनको हम जो है वो यूज करते हैं। क्या करते हैं, यदि किसी जीन में कोई म्यूटेशन हो जाएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूलर प्रोब होते हैं वे एक पर्टिकुलर जीन के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यदि उस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया है तो ये वहां पे जाकर नहीं जुड़ पाएंगे। तो मतलब जहां पर मॉलिक्यूलर प्रोब नहीं जुड़ा है, मतलब उस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो गया। तो हम पता लगा लेते हैं कि कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम कुछ ऐसे, हमें पता है कि 5 जीन मान लो प्रेजेंट है, पांचों जीन का हमने क्या किया, हमने जो है मॉलिक्यूलर प्रोब तैयार किया जो पांचों को पहचान लेगा, लेकिन चौथे नंबर के जीन को वो नहीं पहचान पा रहा है। इसका मतलब नंबर 4 वाले जीन में चेंज आ गया है, उसमें म्यूटेशन हो चुका है। ठीक है, क्लियर। देखिए एलिसा टेस्ट क्या होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है बेटा। इन्फेक्शन ऑफ ए पैथोजन बाय डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन, के एंटीजन प्रोटीन होते हैं बेटा, एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इनको पहचानने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है एलिसा टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि फला एंटीजन वहां प्रेजेंट है या नहीं है। एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन के लिए बड़े कॉमनली इसका हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि ओवरऑल कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका तरीका है, क्या उसका जो है वो यूजफुलनेस है, उसको हमने देखा बेटा। ठीक है ना, एप्लीकेशन वाले पार्ट को देखा। तो देखो चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेटा काफी सारी है, और ये इंफॉर्मेशन हमें दिमाग में रखना है हमको। अब तरीका क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखने का तरीका ये कि उस पर एमसीक्यू लगाइए। आपके आप में से कई सारे लोग जो है वो डीपीएस, देखो आप जो भी एक्टिविटी आप करते हो सिस्टम पे आके वो पूरी ट्रैक होती है। कई सारे कमांडो जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो डीपीएस को भी रेगुलरली नहीं लगा रहे हो, केवल बायो लगाया, केवल केमिस्ट्री नहीं बेटा, ऐसा मत कीजिए। आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको हमारी कमांडो, देखो बायोमेंटस को हम कोचिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बायोमेंटस अपने आप में कमांड सेंटर है। इसकी कमांड को आप मानेंगे, सच्चे कमांडो बनेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी बेटा। ठीक है, तो फॉलो करो बेटा प्लीज, एंड टेस्ट को मिस नहीं करना है, डीपीएस लगाना है, कीनोट्स को अच्छे से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट।